नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित बसंती हवा शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित बसंती हवा शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। बसंती हवा प्रगतिशील काव्य धारा के महान कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक प्रकृति प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा का बड़ा ही मनोहारी चित्र खींचा है। अर्थात प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बसंत ऋतु का महत्व बतलाते हुए बसंत ऋतु में बहने वाली शीतल, मंद और सुगंधित पवन का बड़ा ही जीवंत चित्रण इस कविता के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवि ने शुरू से लेकर अंत तक बसंती हवा का परिचय बड़े ही सुंदर ढंग से बसंती हवा के मुख से ही दिलवाया है। भारतवर्ष एक ऋतु प्रधान देश है। हमारे देश में मुख्यतः 6 ऋतुएं होती है। इन ऋतुओं में बसंत ऋतु को सर्वप्रिय ऋतु माना जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। बसंती हवा बसंत ऋतु में बहने वाली एक शीतल और सुगंधित हवा है। बसंत ऋतु बड़ी ही बावली, निडर और मस्त मौला होती है। बसंती हवा अपना परिचय देते हुए कहती है कि उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती है। वह एक अजब मुसाफिर की तरह होती है। वह जहाँ चाहती है वह वहीं चली जाती है। वह हमेशा इधर उधर घूमती रहती है। सच तो यह है कि बसंती हवा एक अल्हड़, निडर और स्वतंत्र मुसाफिर की तरह है। वह अपने मन मर्जी की मालकिन होती है। बसंती हवा अपना परिचय देते हुए आगे कहती है कि उसका अपना कोई घर बार नहीं होता है, उसका कोई प्रेमी भी नहीं है और न ही कोई दुश्मन है। वह सबसे प्रेम से मिलती है। वह घूमते घूमते कभी कभी शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत चली जाती है तो कभी निर्जन हरे भरे खेत, पोखर में भी चली जाती है। वह बहते हुए कभी महुआ के पेड़ पर चढ़ जाती है, फिर कुछ देर तक रहने के बाद उस पर से नीचे गिरती है और फिर आम के पेड़ पर चढ़कर बिल्कुल बच्चों की तरह कान में कू की आवाज करके वहां से भाग जाती है। यही नहीं, चलते चलते वह गेहूं के हरे भरे खेतों में भी पहुंच जाती है, उसे भी हिलाती है। यही नहीं, वह गेहूं के खेत में जाकर अपनी लहरें कुछ देर तक मारती है। फिर उसके बाद उसकी नजर कलश की आकृति वाले फूलों अर्थात अलसी के पौधे पर पड़ती है। कवि ने अलसी की फसल की तुलना कलश से की है। उसे भी हिलाती है पर अलसी नहीं गिरती है, जिससे वह हार मानकर आगे बढ़ जाती है। फिर क्या था, अलसी के पौधों से हारने के बाद दोबारा हारने के भय से सरसों को भी नहीं हिलाती है। कुछ देर के बाद संयोगवश रास्ते से गुजर रहे एक पथिक को देखती है। पथिक को देखते ही वह अपनी पूरी ताकत यानी हवा का जोर लगाकर खेत में उसे ढकेल देती है। ढकेलते ही वह जैसे मानो गिर जाता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो बसंती हवा जोर जोर से
हंस रही हो। उसके हंसने के साथ ही साथ हरे भरे खेत, चमचमाती हुई धूप और पूरी सृष्टि हंसने लगती है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंत ऋतु में चलने वाली शीतल, मंद और सुगंधित पवन का परिचय बड़े ही सुंदर ढंग से दिया है। इस कविता में कवि ने बसंती हवा को एक अल्हड़, निडर और स्वतंत्र मुसाफिर के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ यह बतलाया है कि प्रकृति पर एवं अन्य स्थलों पर भी बसंती हवा का प्रभाव दिखलाई पड़ता है, यानी उसका प्रभाव सर्वत्र है। जब वह हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे सारी दिशाएं हंस रही हों। बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा कितनी मनमोहक होती है, इसका वर्णन कवि ने बड़े सुंदर ढंग से इस कविता में किया है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने हवा के विभिन्न पहलुओं पर बड़ी ही सुंदरता के साथ प्रकाश डाला है, जो कि देखते बनता है। इस कविता में कवि ने हवा के महत्व, उसके मनमोजी स्वभाव और उसकी समदर्शिता का, साथ ही साथ उसके उछल कूद और कौतूहल का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यही नहीं, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यह भी बतलाया है कि बसंती हवा सबकी प्रिय, स्वतंत्र और मस्त मौला हवा होती है। आशा करता हूं आप इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, सार गर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।